ओके, हेलो एवरीवन। जल्दी से सभी ज्वाइन कर ले तो हम आज की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। तो कल वाले जो एमसीक्यू थे उसी की तरह हम आज के भी एमसीक्यू करेंगे, जिसमें आईसी इंजन, थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी और पावर प्लांट, ये मिक्स क्वेश्चंस होंगे। 4 सब्जेक्ट के, ये चारों सब्जेक्ट मैंने ऐप में करवा दिए हैं। इसके बाद मैं एमसीक्यू इसीलिए करवा रहा हूं आपको। तो जिस बच्चे ने थर्मो नहीं समझा, आरएसी नहीं समझा, आईसी इंजन नहीं समझा, पावर प्लांट नहीं समझा, वो इस एमसीक्यू को मत कीजिए। तो पहले आप 4 सब्जेक्ट खत्म कर लीजिए, ठीक है। तो ऐप में मैंने चारों करवाए हैं। आपने पहले स्टार्ट करना है थर्मो से, फिर स्टार्ट आगे आना है आईसी इंजन पे, फिर पावर प्लांट, फिर आरएसी। इसी सीरियल ऑर्डर में जाने के बाद आप एमसीक्यू करेंगे। बिना इसके एमसीक्यू आप स्टार्ट नहीं करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं? ए बी सी डी आपके पास ऑप्शंस हैं। आपने जल्दी से बताना है इस ऑप्शंस में से कौन सा सही है। क्विक, थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे ताकि हम ज्यादा क्वेश्चन कर सकें। ओके, थोड़ा स्पीड अप करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर सकें। तो हमारे पास है कंप्रेसर कैपेसिटी, कंप्रेशन रेशियो, फ्री एयर डिलीवरी या स्वेप्ट वॉल्यूम इसे कहते हैं। तो फर्स्ट का ए, बी, सी और डी। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारे पास है? तो देखिए, एयर डिलीवर करना, तो हमारे दिमाग में पता है क्या आता है? हमारे दिमाग में मोस्टली ये आता है कि हमारे पास एयर डिलीवर हो रहा है तो एयर डिलीवरी के साथ ही जुड़ा होगा, ऐसा ही आता है दिमाग में। तो ऐसा नहीं है मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। ये मेरे बच्चे, जो हमारे पास कंप्रेसर कैपेसिटी इज द राइट आंसर। शाबाश बच्चे, शाबाश। जिन्होंने ए आंसर दिया है उनके लिए शाबाश। कंप्रेसर की कैपेसिटी बोलते हैं कि हम इस कंप्रेसर की कैपेसिटी कितनी है, वो अब बता देता है कि ये कैपेसिटी इतनी है, ये 1 सेकंड में इतना हमारे पास मीटर क्यूब हमें एयर दे देगा। तो कंप्रेसर की कैपेसिटी वो हम बताते हैं, तो उसको हम कंप्रेसर की कैपेसिटी बोल देते हैं। अब लेकिन हमारे पास फ्री एयर डिलीवरी की बात करें, एफएडी बोल देते हैं, एफएडी। तो ये क्या है? ये देखिए, हम अगर प्रेशर को एक बार रखें, प्रेशर को क्या करें, एक बार रखें, किसी हमारे प्रेशर को ले और टेम्परेचर हो 15 डिग्री, टेम्परेचर हो 15 डिग्री, तब जब हमारे पास रिलेटिव वॉल्यूम हमारे पास कोई डिस्चार्ज होगा, तब हम उसे कहेंगे। क्योंकि हमारे पास कई बार आपस में कंपटीशन करवाना पड़ता है कि कौन सा कंप्रेसर ज्यादा अच्छा है, तो हम उसका देखेंगे फ्री एयर डिलीवरी कितनी है। तो ये भी आपके पास एक बार की हवा है 15 डिग्री टेम्परेचर पे, एक बार की हवा है 15 डिग्री टेम्परेचर पे। स्टार्ट कीजिए, आप अपना अपना कंप्रेसर को चलाइए, तब हम फ्री एयर डिलीवरी के बारे में जानते हैं, तब हम फ्री एयर डिलीवरी के बारे में जानते हैं। ओके, और कंप्रेसर कैपेसिटी जो है उसको हम कहते हैं मीटर क्यूब पर मिनट या मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर क्यूब पर मिनट या मीटर क्यूब पर सेकंड। प्लीज इन चीजों को नोट करें, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है वो वाली चीजें आपके साथ साथ जो है वो नोट करते जाएं। तो एक क्वेश्चन के साथ बाकी क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट होते रहेंगे। ओके, इसके अलावा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। वाटर एट 42 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, इज स्प्रेड इनटू अ स्ट्रीम ऑफ एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे स्ट्रीम ऑफ एयर है, उस पर छिड़काव किया जा रहा है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री and a wet bulb temperature at 20 degree. The air leaving the spray humidifier is not saturated. Which of the following statement is true? देखिए, कंडीशन पहले समझिए है क्या। पहले ये समझिए, ये हमारे पास कोई जगह है जिसके अंदर हम स्प्रे कर रहे हैं, किसकी? वाटर की स्प्रे कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूं कि हमारे पास वाटर की स्प्रे हो रही है, वाटर की स्प्रे हो रही है इस तरह से, और दूसरी तरफ से एयर एंटर कर रही है। तो यहां से आ रही है एयर और वो एंटर कर रही है यहां से और लीव कर रही है। पानी इसके ऊपर आ रहा है। अब पानी का जो टेम्परेचर है वो देखिए, हमारे पास पानी का टेम्परेचर है यहाँ पे 42 डिग्री सेंटीग्रेड, 42 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये हमारे पास एयर जो आ रही है उसका वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर दोनों दिए हैं। ड्राई बल्ब देखें तो हमारे पास डीबीटी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारे पास कितना है? 40 डिग्री।
40 डिग्री। और वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है? वेट बल्ब टेम्परेचर है 20 डिग्री। 20 डिग्री। तब ये एयर जब लीव करेगी तो क्या होगा एयर के साथ, ये पूछ रहा है। और साथ में एयर लीविंग द स्प्रे ह्यूमिडिफायर इज नॉट सैचुरेटेड, जो एयर निकल रही है यहां से वो सैचुरेटेड नहीं है। तो एक तो आइडिया सीधा दिमाग में लगाएं, पानी गर्म है 42 डिग्री पे है, ये एयर जो है 40 डिग्री पे है, तो ऑलमोस्ट 2 डिग्री का टेम्परेचर का डिफरेंस है। एक तो हमें साफ साफ ये दिख रहा है कि ये गर्म होगी एयर, साफ साफ ये दिख रहा है। और दूसरा ये है, देखिए पानी दो तरह से, एक तो हम पानी हवा के अंदर ऐड कर सकते हैं जिसको हम ह्यूमिडिफिकेशन बोलते हैं, और एक होता है एयर में से पानी छीनना जिसको हम डीह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं। डीह्यूमिडिफिकेशन तब होती है जब वो उसके ड्यू पॉइंट से कम टेम्परेचर हम उसे मिल जाए, एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से। और फिर मैं कहता हूं अगर आरएसी नहीं किया आपने, आपने थर्मो नहीं किया, तो ये आपको ये लगेगा कि क्या बोल रहे हैं सर, ये क्या होता है ड्यू पॉइंट। अगर ड्यू पॉइंट नहीं पता तो ये भी नहीं पता लगेगा। इसीलिए कह रहा हूं पहले थर्मो कंप्लीट करेंगे, आरएसी कंप्लीट करेंगे, आईसी इंजन करेंगे, पावर प्लांट करेंगे, तब एमसीक्यू पे आएंगे। ठीक है, सीधा इसके ऊपर अटैक मत कीजिए। तो ये गर्म कर रहा है और साथ में हमारे पास क्या आ रहा है, इसके अंदर नमी भी आ रही है। तो हमारे पास एयर गेट हीटेड, तो किसी ने आंसर नहीं दिया अभी तक, एयर गेट हीटेड एंड ह्यूमिडिफाइड। तो हमारे पास एयर जो है वो गर्म भी होगी और ह्यूमिडिफिकेशन भी होगी, इसकी क्या होगी, ह्यूमिडिफिकेशन भी उसकी होगी। तो बात समझ आ गई बच्चे, बात समझ आ गई। तो ये ह्यूमिडिफाई होगा। देखो डीह्यूमिडिफाई कैसे करते हैं, आपने हवा में से नमी छीननी है, तो हमें भाई साहब गर्म पानी नहीं चाहिए। आप पानी में गरम गरम मतलब सॉरी बॉटल में गरम गरम पानी डाल दीजिए और बाहर रख दीजिए हवा के अंदर, तो वो एयर के अंदर से जो पानी है वो बॉटल के ऊपर नहीं आएगा। आप क्या कीजिए, ये गिलास है मेरे पास, गिलास के अंदर ठंडा पानी डालिए, बर्फ डाल दीजिए, आपको यहां पे एक नमी दिखेगी बाहर। अब ग्लास जो है स्टील का है, स्टील के गिलास में से बाहर तो ये पानी जो है लीक करके तो बाहर आ नहीं रहा, इसलिए जो हम क्या सोचें, तो हवा जो आ रही है वो अपनी नमी छोड़ रही है। क्यों, यहाँ पे उसे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मिल रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम मिल रहा है, अपनी नमी छोड़ रही है। यहाँ पे टेम्परेचर ऐसा नहीं है जिससे हवा की नमी छीनी जा सके, तो इसलिए ह्यूमिडिफाई होगा ना कि डीह्यूमिडिफाई होगा। आई होप ये क्लियर है आपको, क्लियर है बच्चे, ये बात आपको क्लियर है। ओके, थोड़ा सा आप रिप्लाई जल्दी से जल्दी करते रहें ताकि हमें भी आगे जो एक हिम्मत मिलती है हमें भी पढ़ाने की वो ज्यादा मिलती है। ओके नेक्स्ट देखिए, द कंप्रेसर यूज्ड इन गैस टर्बाइन आर टिपिकली ऑफ विच टाइप। तो ये तो आप सभी बता देंगे, मुझे यकीन है आप सभी आंसर दे देंगे इसका। तो इसका होगा सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल या रेसिप्रोकेटिंग या एक्सियल। तो ये कौन सा होगा ये कौन सा होगा, कंप्रेसर यूज्ड इन गैस टर्बाइन आर टिपिकली ऑफ विच टाइप। तो गैस टर्बाइन में जो हम कंप्रेसर यूज करते हैं वो कौन सा होता है, जल्दी से लिखो बेटा, थोड़ा सा स्पीड अप करो आंसर। आई होप ये आपको वीडियो लाइव जो है वो प्रॉपर टाइम पे मिल रही है, तो आप अपने रिप्लाई जो है वो जल्दी से जल्दी टाइप कर करके मुझे दिखाते रहें ताकि मुझे लगे कि हाँ आप सही रिप्लाई कर रहे हैं। ओके तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर क्या है बेटा, एक्सियल। एक्सियल जो कंप्रेसर होते हैं हम इसके अंदर यूज करते हैं, एक्सियल बच्चे, एक्सियल, ठीक है, एक्सियल यूज करते हैं। तो इसमें अगर देखोगे तो हमारे पास इस तरह से होता है बेटा, ये देखिए इस तरह से गैस टरबाइन का जो मैंने आपको प्रॉपर समझाया हुआ है पावर प्लांट के अंदर, ये पूरा समझाया हुआ है। इसमें जो हमारे पास कंप्रेसर होता है एक्सियली फ्लो, इस तरह से देखेंगे तो एक्सियल होता है, ये देखिए एक्सियल कंप्रेसर होता है, तो एक्सिस के साथ इस तरह से चलता है और एक्सियल कंप्रेसर हम इसके अंदर यूज करते हैं, शाबाश। ओके तो ये होता है। नेक्स्ट, द एफिशिएंसी ऑफ जेट इंजन एज कंपेयर टू प्रोपेलर इज हायर एट। अब ये क्या कह रहा है, बात समझिए कि एफिशिएंसी ऑफ जेट इंजन मतलब इंजन मैंने आपको अलग अलग समझाई थी, प्रोपेलर वाला भी समझाया था, जेट इंजन भी समझाया था मैंने, ये सारे अलग अलग समझा हुए हैं। जेट इंजन की कहता है एफिशिएंसी, जेट इंजन की, ठीक है, जेट इंजन की, और दूसरी तरफ किसकी एफिशिएंसी, दूसरी तरफ एफिशिएंसी है प्रोपेलर वाले की, प्रोपेलर वाले की। तो दोनों की एफिशिएंसी क्या है,
क्या हमारे पास कह रहा है जेट इंजन की हायर होती है, कब होती है? लो स्पीड पे, हाई स्पीड पे, लो एल्टीट्यूड पे या हाई एल्टीट्यूड पे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मतलब जेट इंजन की एफिशिएंसी कब हायर होती है हमारे प्रोपेलर से, प्रोपेलर वाले से कब हायर होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? लो स्पीड, हाई स्पीड, लो एल्टीट्यूड या हाई एल्टीट्यूड? तो इसका राइट आंसर है हाई एल्टीट्यूड। ज्यादा अल्टीट्यूड मतलब ज्यादा हाइट पे जब जाते हो, ज्यादा हाइट पे हमारे पास जेट इंजन की एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ती है। प्रोपेलर वाले बहुत ज्यादा हाइट के लिए नहीं बने हैं, तो इसीलिए आप देखोगे प्रोपेलर वाले होते हैं जो वो कम हाइट के लिए होते हैं, तो आप जेट इंजन जो है वो हायर हाइट के लिए यूज किए जाते हैं, ज्यादा हाइट के लिए यूज करते हैं। तो कमेंट करते रहे बेटा, कमेंट करते रहे, कमेंट में पढ़ रहा हूं। अगर आपका ये नहीं है कि आपका कमेंट नहीं देख रहा, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप अगर रिप्लाई नहीं करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो मुझे भी मजा नहीं आता, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ रही हैं, और ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई करो, ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई करो। मैं आपके आंसर सबके देख रहा हूं, ठीक है। तो नाम लेने की जरूरत नहीं है कि ये वाला बच्चा वो वाला बच्चा, आप अपना देखें, ठीक है, आप रिप्लाई जरूर करते रहें। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अ परफेक्ट गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड is heated at constant pressure till its volume is doubled। तो कहता है कि हमारे पास एक परफेक्ट गैस है, ठीक है, परफेक्ट गैस है, और वो एक कंटेनर के अंदर इस तरह से है, और उसके ऊपर एक पिस्टन रखा हुआ है, इस तरह से एक पिस्टन है, और पिस्टन के ऊपर लोड डाला हुआ है। पिस्टन क्या है? मूवेबल पिस्टन है, और उसको उसके ऊपर लोड डाला हुआ है, इस तरह से हम दिखाते हैं कि इसके ऊपर लोड रखा हुआ है, इस तरह से लोड रखा हुआ है, और इसके अंदर जो गैस है, इसके अंदर जो गैस है उसको हीट अप किया जा रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है? जब हम हीट अप करें इसको, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या है? जब हम नीचे से इसको हीट अप करें तो ये क्या करे? अपना एरिया खोलता जाए, तो वॉल्यूम बढ़ाता जाए, प्रेशर ना बढ़ने दे, वॉल्यूम बढ़ाता जाए। तो उसके कारण क्या होना चाहिए कि हमारे पास वॉल्यूम डबल होना चाहिए। तो इसमें लगेगा क्या? इसमें लगेगा बेटा चार्ल्स लॉ, ठीक है, इसमें क्या लगेगा? चार्ल्स लॉ लगेगा। तो लगा के दिखाओ, कौन कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को? जो जो कर सकता है इस क्वेश्चन को कर दो, जो जो कर सकता है इस क्वेश्चन को कर दो। ओके, शाबाश। ओके, तो हमारे पास चार्ल्स लॉ कहता क्या है? चार्ल्स लॉ कहता क्या है? अगर हमें ये पता होता है तो हमें बाकी चीजें भी समझ आती हैं। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। टेम्परेचर और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हमारे पास T1 अपॉन V1 इज इक्वल टू T2 अपॉन V2, यही होता है। हम क्या कर सकते हैं? T1 अपॉन टी, ये कर सकते हैं, इसको इधर ले आओ, चलो, ठीक है, इसको पहले मैं इधर ले आता हूं ताकि थोड़ा सा इजी रह जाए। चलो आ जाइए, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, एक सेकेंड, ये V2 अपॉन V1 T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1। V2 कितना है बेटा? V2 है हमारे पास डबल हो चुका है, हमारे पास क्या हो चुका है? डबल। तो जल्दी से जल्दी आप भी करो बेटा, ऐसे नहीं है कि मेरा ही देखते हो कि हाँ सर करवा ही रहे हैं जब, तो हमें क्या जरूरत है? V2 क्या है? 2V1 डबल हो गया, तो ये क्या कर दिया? 2V1 तो V1 से V1 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें क्या टेंशन है इसका, हम कैंसिल आउट कर देंगे। लो जी, ठीक है, और हमारे पास टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर देखें तो हमारे पास पहले कितना था बेटा? पहले था 27, और अब कितना है वो हमें निकालना है, T2 हमें निकालना है। T1 कितना है? 27। अगर हम इसमें देखें, अगर हम इसको केल्विन में चेंज करना चाहते हैं तो केल्विन में कर सकते हैं, ठीक है, अगर नहीं करना चाहते वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप करें तो ज्यादा बेटर रहता है, हमेशा करके ही रखो, ठीक है। तो T1 टेम्परेचर कितना है? 27 प्लस 273, तो वो कितना बनेगा? 300 प्लस 273, ये ऐड कर लो, बस इतना सा कर लो और हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो हमारे पास 3 दूनी 6, T2 कितना आ गया? T2 कितना आ गया? 600 केल्विन, 600 केल्विन फाइनल टेम्परेचर, ठीक है। तो लेकिन एक चीज याद करो, इसमें क्वेश्चन में हमारे पास एक आंसर बड़ा गलत दिया हुआ है, कुछ बच्चों ने 600 लिख दिया, शाबाश, आपका गलत हो गया बेटा, गलत हो गया जिसने 600 आंसर लिखा है, इसमें से 600 आंसर नहीं है,
इसमें से 600 डिग्री सेंटीग्रेड है बेटा, ये 600 केल्विन है। गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। T2 जो है वो 600 केल्विन नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड में बताना है, 273 माइनस करना है। जब माइनस करोगे तो 327 हमारे पास आंसर आएगा इसका डिग्री सेंटीग्रेड में। ले लो, जहां एक नंबर आना था वहां 0.25 आपने कटवा दिए हैं, कटवा दिए हैं, 600 केल्विन नहीं, है ना। सी राइट आंसर है, शाबाश शाबाश। जिन्होंने सी राइट आंसर दिया उनको शाबाशियां, और जिन्होंने डी आंसर दिया है वो अपने आप को एक मुक्का मार लीजिए। एक मुक्का फ्री मिल जाएगा आपको, अच्छी बात है। चलो आगे आ जाइए। ओके, और ये देखिए एक एनिमेशन के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता था कि हमारे पास जब हीट अप करते हैं तो ये क्या करता है, वॉल्यूम अपना इंक्रीज करता है, लेकिन प्रेशर को वो बढ़ाने नहीं देता। तो प्रेशर जो है वहीं का वहीं रुका हुआ है। अगर हम हीट देंगे तो इसका जगह ओपन कर दो, इसको जाने दो, खुला छोड़ दो थोड़ा सा, ठीक है। खुला छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या होगा कि वॉल्यूम जो है हमारे पास इंक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन हमारे पास प्रेशर वहीं का वहीं रहेगा, प्रेशर वहीं का वहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम इट इज नॉन एज। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया यार, ये तो सारे रिप्लाई दे देंगे। ओके, सारे रिप्लाई दे दोगे, ये तो मुझे लगता है जितने लाइव हैं सारे बता देंगे, इसका तो कोई वो नहीं है, मुश्किल नहीं है। तो इसमें क्या है, बाय द सिस्टम। देखिए जब भी बाय वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, वर्क बाय द सिस्टम, वो हम क्या करते हैं, बाय द सिस्टम, वो पॉजिटिव है, सिस्टम पॉजिटिव मानते हैं। और ऑन द सिस्टम, वर्क ऑन द सिस्टम, वो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, नेगेटिव, वो हम नेगेटिव लेते हैं। सो पॉजिटिव इज द राइट आंसर, पॉजिटिव इज द राइट आंसर। सर लेकिन 600 तो केल्विन है ना सर, आंसर तो हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में 27 इंटू, नहीं 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 नहीं, आप समझ नहीं रहे बच्चे, आप समझ नहीं रहे हैं। केल्विन में हमेशा क्या करते हैं, हम केल्विन में ही लेते हैं, ठीक है, केल्विन में ही लेते हैं, ऐसे नहीं है कि डिग्री सेंटीग्रेड में लेते हैं। देखो आप, मैं आपको बात बताता हूं कि हमारे पास ये देखोगे ना आप, अगर उस क्वेश्चन में देखोगे तो हमारे पास बच्चों का ये हो जाता है कि 2v1 अपॉन v1, है ना। तो आप कहते हो कि हम ये T2 अपॉन 27 ले लें, 27 ले लें। तो बेटा ये क्या है, हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं, हमें केल्विन में निकालना होता है। तो केल्विन में निकालने के लिए, क्योंकि ये सारी जो बातें होती है ना, ये वाली, ये रिलेशन जो है, इसमें V जो T और V आपस में प्रोपोर्शनल है ना, तो वो हम क्या कर देते हैं, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेते हैं, ना कि हम दूसरा टेम्परेचर लेते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बातें करते हैं, इसलिए हम इसका इस तरह से करते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, तो इसलिए ये करते हैं। नेक्स्ट चलिए, in a polytropic process PV raised to power n is equal to C, if n is equal to 0 then the process is n। अगर इस प्रोसेस के अंदर PV raised to power n, PV raised to power n is equal to C, ठीक है, कांस्टेंट। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, n अगर 0 रख दें तो कौन सी प्रोसेस बन जाएगी। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आई होप ये सभी आंसर दे देंगे, सबके सब आंसर दे दीजिए, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई आंसर ना दे, सभी के सभी बच्चे आंसर दे दीजिए इसका। और स्पीड अप कीजिए, थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए, हम और ज्यादा क्वेश्चन करें, ठीक है, थोड़ा सा स्पीड अप करें, ठीक है। आइसोबारिक, शाबाश शाबाश शाबाश, आइसोबारिक इज द राइट आंसर, आइसोबारिक इज द राइट आंसर। n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो PV रेज टू पावर 0 is equal to C, something raised to power 0, anything raised to power 0 is equal to 1, तो P is equal to कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट। तो ये हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, आइसोबारिक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आइसोबारिक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल डिपेंड्स ऑन, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल वे से समझने वाला, और कार्नोट साइकिल की अगर आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है तो आप इसका इजी से आंसर दे देंगे। तो हमारे पास एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर।
तो हम कारनोट की एफिशिएंसी जब देखते हैं तो उसमें दो ही चीजें आ रही हैं, टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर, सिंक का और सोर्स का टेम्परेचर, बस और कुछ नहीं आता। तो दोनों हमारे पास वो है, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। स्पीड, थोड़ा सा स्पीड दिखाए हुए थे, जो भी आंसर आ रहे हैं थोड़ा सा स्पीड पे करें, ठीक है, थोड़ा स्पीड पे करेंगे, हमें भी मजा आता है चीजों को देखने का कि आप रिप्लाई कर रहे हैं। थोड़ा स्पीड अप करो, स्पीड अप, ओके। तो हमारे पास ये है, ये तो हो गया कारनोट का, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे पास, वो याद रख लें, ठीक है। ऑटो साइकिल जो होता है, ऑटो साइकिल में एफिशिएंसी डिपेंड करती है कंप्रेशन रेशियो पे। इसको लिख लो कि सारे साइकिल का अगर हमें पता लग जाए एक जगह तो ये सारा लिख लो। ऑटो साइकिल का डिपेंड करता है कंप्रेशन रेशियो पे, कि उसका कंप्रेशन रेशियो वाला आप देखोगे तो हमारे पास फॉर्मूले में आप देखोगे तो कंप्रेशन रेशियो मेन हमारे पास होता है और कुछ नहीं होता। डीजल साइकिल की बात करें तो यहाँ कंप्रेशन रेशियो भी देखना पड़ता है और कट ऑफ रेशियो भी देखना पड़ता है, दो चीजें देखनी पड़ती हैं। देखो, हम सबसे पहले ऑटो पढ़ते हैं ना तो उसमें एक चीज, डीजल पढ़ते हैं तो दो चीज, ड्यूल साइकिल जो है हमारे पास उसमें तीन चीजें आ जाती हैं, कंप्रेशन भी, कट ऑफ रेशियो भी और प्रेशर रेशियो भी, तीनों का एफिशिएंसी के ऊपर असर पड़ता है। कंप्रेशन का भी, कंप्रेशन रेशियो का भी, कट ऑफ रेशियो का भी और प्रेशर रेशियो का भी, तीनों का उसके ऊपर असर होता है एफिशिएंसी के ऊपर। कार्नोट साइकिल सिर्फ टेम्परेचर लिमिट। ब्रेटन साइकिल की बात करें तो हमारे पास प्रेशर लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप उसमें देखेंगे तो प्रेशर लिमिट के बारे में बातें कर रहे हैं, तो वो ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी, सबके एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैं एक और कहूंगा आपको, एक वॉल के ऊपर लगा लीजिए, एफिशिएंसी के फॉर्मूले लिख लीजिए, क्योंकि एफिशिएंसी के फॉर्मूले लिखने से ही होता है, उसके ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे वो माइंड अपने आप समझ लेगा किसको कम करना है किसको ज्यादा करना है, क्योंकि एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्टर्लिंग साइकिल, उसमें टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करता है। तो आई होप ये वाली चीज आपके बहुत ही काम आएगी। मैसेज लेट से आप, ओके ओके ओके, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो आई होप ये चीज आपको बहुत ही फायदेमंद होगी। इनमें से एक आधा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल ही जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इज इक्वल टू, तो स्पेसिफिक हीट हमारे पास सीपी ओवर सीवी, सीपी ओवर सीवी, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास कितना, जल्दी से बोल दीजिए, वो किसके इक्वल होता है, गामा के। वो किसके इक्वल होता है, गामा के। गो गामा ऑफ एयर, गामा ऑफ एयर, एडियाबैटिक इंडेक्स ऑफ एयर, वो कितना होता है 1.4, 1.41। तो हमारे पास डी इज द राइट आंसर। जिन्होंने डी राइट आंसर दिया अच्छी बात है उनके लिए, ठीक है, जिनके डी दिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट इन केस ऑफ ड्राई स्टीम। तो ड्राई स्टीम के केस में हम इनमें से कौन सा राइट आंसर देंगे। ड्राई स्टीम के केस में, ड्राई स्टीम, और आपको पता होना चाहिए ड्राई स्टीम कौन सी होती है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, ए बी सी या डी। ये सारे ऑप्शन जो है वो आपके सामने है, ए बी सी डी, आप कोई भी ऑप्शन इसमें से बता सकते हैं। जल्दी से जल्दी क्विक बता दीजिए, क्विक बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है। आई होप ये वर्डिंग जो है वो आपको क्लियर दिख रही होगी, क्लियर दिख रही होगी। अगर क्लियर नहीं दिख रहा तो आप बता सकते हैं, क्लियर दिख रहा होगा तो अच्छी बात है। ओके, सो इसका हमारे पास ड्राई स्टीम है, याद रखें ड्राई स्टीम में हमारे पास कैसे करते हैं, हम इस तरह से देखते हैं और हमारे पास, ठीक है, आपको थर्मोडायनेमिक्स में मैंने कराया हुआ है, ये सारा कुछ करवाया हुआ है ये सब कुछ। तो ये हमारे पास क्या है, ये अगर हम देखेंगे तो हमारे पास यहां से आती है, ये पॉइंट होता है ड्राई स्टीम का, यहाँ पे x कितना हो जाता है, x हो जाता है 1। देखिए हमारे पास वैसे तो फॉर्मूला होता है HF प्लस XHFG, ठीक है, जनरलाइज ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हमारे पास जब x इक्वल टू 1 हो जाए तो ये 1, ये x इक्वल टू 1 उड़ जाएगा, ये रह क्या जाएगा, HF प्लस HFG, बस। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। सो ए इज द राइट स्टेप। वेट स्टीम नहीं है, वेट स्टीम नहीं है, वेट स्टीम नहीं है, इट इज ड्राई स्टीम, इट इज ड्राई स्टीम। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन हमारे पास x जो है इक्वल टू 1 हो जाता है इसके केस में। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। इसमें से कौन सा जो है वो डिस्टेंस का यूनिट नहीं है, ठीक है, नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस।
तो कई बच्चे तो ये देख लेते हैं यूनिट ऑफ डिस्टेंस मिलीमीटर, चलो काम खत्म। इसमें से हमारे पास कौन सा यूनिट नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि आपका रिप्लाई जरूर देखूं एक बार कि आपको यही नॉलेज है या बाकी नॉलेज भी है। ठीक है, तो आपके पास किस तरह की नॉलेज है, सो लेट्स सी, आपके आंसर से हमें पता लगेगा। सो अगर आपने किसी ने बी आंसर दिया है तो आप हैं गलत। शाबाश, जिन्होंने राइट आंसर नहीं दिया उनको अभी क्या कहूं, देखो इसमें से राइट आंसर जो है वो है माइलस्टोन। माइलस्टोन कुछ भी नहीं होता, माइलस्टोन कोई डिस्टेंस के यूनिट नहीं है। माइलस्टोन क्या होता है, माइलस्टोन वो होता है अगर इंग्लिश को अगर समझोगे ना, तो रोड पे आप जा रहे हो, मान लीजिए बस में आप जा रहे हो, साइड के ऊपर यहाँ पे लिखा होता है कितने किलोमीटर रह गया, ठीक है, दिल्ली यहां से कितने किलोमीटर रह गया, इस तरह से एक स्टोन सा नहीं लगा होता, उसको माइलस्टोन बोलते हैं बस। या हम ये बोलते हैं कि ये मेरा माइलस्टोन है, यहां तक मैं पहुंचना चाहता हूं, ये मेरा एम है, ये मेरा एम है, ये मेरा माइलस्टोन है, तो उसको हम माइलस्टोन कहते हैं। ये नहीं है कि वो कोई वो है, ये इंग्लिश का मतलब सीधा समझे तो स्टोन क्या है, पत्थर, माइल मतलब जिसके ऊपर माइल्स लिखे होते हैं, बस और कुछ नहीं। सो डी इज द राइट आंसर। एंगस्ट्रॉम क्या है, एंगस्ट्रॉम बेटा आप जब पढ़ते हो ना इसमें एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम उसमें आता है। आपने कभी नहीं सुना क्या, आपने सुना नहीं ये चीज? एंगस्ट्रॉम क्या है कि हमारे पास ये भी एक तरह का डिस्टेंस का यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। जल्दी जल्दी आगे चलिए बेटा, ठीक है, एंगस्ट्रॉम ये भी यूनिट है हमारे पास, तो पढ़ा करो बेटा, ठीक है। डिस्टेंस का यूनिट है जो हमारे पास क्या है कि वेवलेंथ वगैरह के केस में हम जब हम देखते हैं तो वहां पे एंगस्ट्रॉम हम यूज करते हैं। दूरी समझ लिए थे, माइल दूरी समझ नहीं बेटा, माइल मैं आपकी बात में, इसीलिए तो ये उलझाने वाले क्वेश्चन होते हैं। ये है क्या, ये हमारा जेई बनने का सपना पूरे करने का तरीका है और आपको इससे दूर ले जाने का भी तरीका है कि आप तो ये, अरे भाई साहब ये सुना नहीं सुना तो भाई आप गए। तो लाइट ईयर, हम लाइट ईयर की बात करें तो ये तारों की बात जब हम करते हैं तो तारों की बात करते हैं, तो उसमें हम बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये मैंने इसमें हाँ तारों की बातें या एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो एस्ट्रोनॉमी का ये है, एस्ट्रोनॉमी मैंने, मुझे लगता है इसको बोल दिया ना, एस्ट्रोनॉमी ये है। और ये जब बात करते हैं तो बहुत ही छोटी चीजें जब होती है, जब हमारे पास आते हैं बात छोटी छोटी चीजों की, जैसे कि हम बात करें मान लीजिए वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ वगैरह की बात करते हैं तो वो तब हम यूज करते हैं, वेवलेंथ की बात करें तब हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आपको, ये चीज क्लियर है, ठीक है, ओके चलो आगे चलो, ठीक है। मुझे लगता है मैंने पहले वो बोल दिया ना, वो एक्चुअली दो अलग अलग चीजों में कंफ्यूजन क्रिएट होगी, बोलने में क्रिएट होगी, ठीक है, थोड़ा बहुत गड़बड़ मैं करता रहता हूँ, सो डोंट वरी, ठीक है। तो वो है एंगस्ट्रॉम जो है वेवलेंथ के लिए है, तो हमारे पास इसमें आ जाइए। नेक्स्ट देखिए, स्टीम फ्लो थ्रू अ नोजल इज कंसिडर्ड एज, स्टीम फ्लो थ्रू अ नोजल इज कंसिडर्ड एज, इसको बताइए बेटा जल्दी से। नैनोमीटर से भी छोटी, जी बेटा, थोड़ा सा जल्दी से रिप्लाई करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है एडियाबैटिक फ्लो, एडियाबैटिक फ्लो। तो नोजल के थ्रू हम जब देखते हैं तो हमारे पास ये जो फ्लो होता है एडियाबैटिक फ्लो हम मानते हैं। नेक्स्ट चले, एट 100% RH, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 100% है, द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स डीबीटी ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर एंड डीपीटी मतलब ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आर, तो हमारे पास ये क्या होना चाहिए, ये डिफरेंट, इक्वल, एनी टू आर इक्वल या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं, क्विक, थोड़ा स्पीड अप करें बेटा, स्पीड अप करें, ठीक है। रिप्लाई आपके जल्दी से जल्दी आने चाहिए, रिप्लाई आपके जल्दी से जल्दी आने चाहिए तो मजा आता है।
जल्दी से क्विक, मैं साइड हो जाता हूं, ये भी चेक कर रहा था ना साया। हाँ, तो ये क्या है, देखिए 100% जब होता है हमारे पास, 100% जब होता है तो हमारे पास वो केस में हमने पढ़ा हुआ है ये सब कुछ आरएसी में, तो हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% आ जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे 100% आ जाती है। तो वहां पे ये तीनों ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एक ही बन जाते हैं, इक्वल बन जाते हैं। सो इक्वल इज द राइट आंसर, इक्वल इज द राइट आंसर। ओके, आई होप ये हो गया होगा आपका। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट देखिए, 1 ton of refrigeration implies heat transfer at the rate of 1 ton of refrigeration अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो 210 किलो जूल पर मिनट उठा रहा है, वो 210 किलो जूल पर सेकंड हीट उठा रहा है, 1000 किलो जूल 1 घंटे में उठा रहा है, या 2 किलो जूल 1 घंटे में उठा रहा है। तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। तो इसमें क्या है जी, शाबाश, तो 210 किलो जूल पर मिनट है, 1 मिनट में है। तो कंफ्यूज नहीं होना कभी सेकंड वगैरह में, तो वहां पे सेकंड वाला जो था वो 3.5 किलो जूल पर सेकंड था, तो वो किलो जूल पर सेकंड वहां था, तो वो सेकंड वाला 3.5 वाला होता है, मिनट वाला 210 211 के पास होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टू द वर्क सप्लाइड इज कॉल्ड। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इसके बारे में बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है आपसे, ठीक है, तो जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से क्विक। रेशियो ऑफ रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट टू द वर्क सप्लाइड इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है जी, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सीओपी बोलते हैं उसे, सीओपी। तो सीओपी क्या होता है हमारे पास, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन, अपॉन वर्क डन। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर होता है। देखिए एक दो चीजें मैं आपको खास लिखवा देता हूं, जैसे सीओपी तो मैंने आपको लिखवा दिया, एक रिलेटिव कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये भी आपको पता होना चाहिए, जो मैंने कल भी आपको ये बताया था, इसका एक क्वेश्चन था। एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, ये देख लो, कई बार हमारे पास कई लोग इसको जैसे ईपीआर और सीओपी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही बातें हैं, लेकिन थोड़ी सी अलग चीज क्या है वो देखो। इसमें जो है हमारे पास, इसमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की बात करता है और वर्क डन की बात करता है बाय द कंप्रेसर, लेकिन इसमें जो बात करते हैं वो क्या करते हैं, कूलिंग एनर्जी वो बीटीयू में लेना है, बीटीयू मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट में, ठीक है। आउटपुट जो है, आउटपुट कूलिंग, आउटपुट जो है कूलिंग देखते हैं, कूलिंग कितनी हुई, लेकिन वो देखते हैं बीटीयू में, ब्रिटिश थर्मल यूनिट में। और इसमें इनपुट जो है वर्क डन नहीं देखते, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इनपुट देखते हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल कितना हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, तो किलोवाट आर कितना यूज कर रहे हैं, किलोवाट आर कितना यूज कर रहे हैं, है बात वही है बेटा, लेकिन इसमें हम बातें करेंगे हमारे पास, ये मैंने उल्टा लिख दिया, अरे क्या कर रहा हूं मैं, ये उल्टा लिख दिया, ऊपर नीचे लिख दिया इसको, ठीक है। तो मैंने वही बात तो आपको समझा दी, लेकिन आप शायद गुस्सा कर रहे हो ना कुछ बच्चे, अरे सर क्या कर रहे हो, ठीक है। ई एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, ये उल्टा लिख दिया था, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, तो दोनों बातें तो सेम है, लेकिन इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बातें करते हैं, जिसमें हम ये बता सकें कि हमारे पास एनर्जी कितनी लग रही है, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा टेंशन रहती है। आप स्टिकर देखोगे ना, फ्रिज लेने जाओ तो आपको स्टिकर मिलेगा, उसके ऊपर स्टिकर पे लिखा होगा कि 1 साल में कितनी यूनिट बिजली खा देगा, अप्रोक्सीमेट इतनी एनर्जी खा देता है। तो इसी तरह ये बताता है कि ईपीआर कितना है इसका, ईपीआर कितना है इसका। ओके, नेक्स्ट चलिए, डीरेटर इन थर्मल पावर प्लांट इज यूज्ड टू, डीरेटर क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हमने पावर प्लांट में पढ़ा हुआ है ये सब कुछ, ठीक है। पावर प्लांट में ये सब कुछ समझा हुआ है, जो हमारे 2023 की क्लास में मैंने ये करवाया, 2022 वाले में मैंने नहीं करवाया था ज्यादा, ठीक है, 2022 वाले में नहीं कराया। आप लोग मत, हाँ आप लोग मत उलझो यार, ठीक है। होता क्या है, टीचर का ये फंडा है बेटा, टीचर का थोड़ा सा अजीब सा फंडा ये होता है कि यहाँ ना एक तो पास लिख रहे हैं जब, तब पास बहुत है ये चीज,
ये चीज बहुत पास है, हमें दूर होके देखना पड़ता है। दूर से देखते हैं तब दिमाग अलग चलता है, जब हम लिखते हैं तो पास दिमाग अलग चल रहा है। वहां लिखने में और बोलने में, दोनों चीजों में अलग अलग बातें होती है। चलो कोई बात नहीं। तो हमारे पास क्या है इसका, रिमूव डिजॉल्व गैसेस। तो हम जब हमारे पास फीड वाटर होता है तो उसके अंदर गैसेस जो होती हैं उसको हमारे पास निकालना होता है पानी में से। तो उस गैसेस को निकालने के लिए डी रेटर का हम इस्तेमाल करते हैं, डी रेटर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास, शाबाश, इसका राइट आंसर दिया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, डी रेटर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ये सारी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जब आपको ये वीडियो मिलेगी इसके नीचे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। इसके नीचे पे जो ऐप में खोल रहे हो आप, उसमें एक अलग से फोल्डर बनाया है ऐप में मैंने, एमसीक्यू का, उस फोल्डर में आपको इसकी पीडीएफ भी साथ मिल जाएगी। ओके, फॉर कांस्टेंट मैक्सिमम प्रेशर एंड स्टीम सेम हीट इनपुट। तो अगर कहता है कांस्टेंट मैक्सिमम प्रेशर है, ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर एंड सेम हीट इनपुट है, तो हमारे पास इसमें से कौन सी ऑप्शन सही है? ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, डीजल की, या फिर ड्यूल की? फिर इस तरह से आपको सब ऑप्शन है, आपने राइट आंसर देना है। मैंने इसके लिए बहुत सिंपल सा आपको बताया हुआ है कि कंप्रेशन रेशो की जब भी बात आए तो सिर्फ ऑटो को आपने जिता देना होता है, ठीक है। डीजल पीछे रहता है और ड्यूल बीच में रहता है। तो पहली बात तो इसमें अगर हम और कुछ ना देखें तो सिर्फ यही देख लें कि ड्यूल बीच में रह रहा है। देखो, ड्यूल इसमें भी बीच में रह रहा है, ड्यूल इसमें भी, इसमें ड्यूल है ही नहीं बीच में, तो ये तो है ही नहीं ऑप्शन, ये तो कट ही कर दो, ये तो रहेगी। इसमें हमारे पास ऑटो नहीं, डीजल जिताना है। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन जब सेम होगा तब हम ऑटो को जिताएंगे, बस ऑटो को जिताएंगे। सो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट मैक्सिमम प्रेशर। मैक्सिमम प्रेशर जब कांस्टेंट हो तो उसके केस में हम क्या करेंगे, डी इज द राइट आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। आप जिन्होंने सी लिखा है वो क्यों सी लिख रहे हैं मुझे एक बार बताएंगे? सी क्यों लिख रहे हो आप? अगर आपने सी लिखा तो सी क्यों लिख रहे हो? सी क्यों लिख रहे हो? जब बेटा कंप्रेशन रेशो कहीं पे लिखा हो कि कंप्रेशन, बस जब कंप्रेशन रेशो की बात आए तो आपके दिमाग में एक ही आना है कि इसमें ऑटो को जिताना है, बस ऑटो जीतेगा, ठीक है, ऑटो जीतेगा। फिर ड्यूल आएगा, फिर ड्यूल आएगा, ड्यूल, और फिर हमारे पास क्या आएगा, डीजल, फिर हमारे पास डीजल आएगा। तो हमारे पास इस तरह से चलेगा। सब जानते हुए गलत हो रहा है, शाबाश, अच्छी बात है। तो आप जेई बनना नहीं चाहते मुझे लगता है, चलो आपकी मर्जी। देखो, when the state is being changed, अगर किसी की स्टेट चेंज हो रही है फ्रॉम गैस टू लिक्विड, गैस से हम लिक्विड बना रहे हैं थ्रू अप द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के थ्रू हम उसको गैस से लिक्विड बना रहे हैं। द टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेन कांस्टेंट, मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोले, जल्दी से बता दें। तो बेटा आपको इस ग्राफ में भी समझा रखा है मैंने, इस ग्राफ में भी समझा रखा है थर्मोडायनेमिक्स में कि हमारे पास ये जो होता है, देखिए इस तरह से जाता है, और जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, रिमेन्स कांस्टेंट। धीरज और सरस्वती, शाबाश। चलो बेटा दोबारा पढ़ो थर्मोडायनेमिक्स को, दोबारा पढ़ो, जिन्होंने नहीं पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स दोबारा पढ़ो, थर्मोडायनेमिक्स दोबारा पढ़ो। थर्मोडायनेमिक्स अगर सही नहीं पढ़ोगे तो फायदा नहीं होने वाला बेटा, आगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, आगे बढ़ने का, आगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स सही नहीं पढ़ा। थर्मोडायनेमिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स को कुछ बच्चे इग्नोर कर देते हैं कि छोड़ यार कोई बात, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के बेस पे सब कुछ समझ आता है। तो बार बार कहूंगा, जितनी बार कहना चाहते हो देख लो, ऐप में आप कुछ एक एक चीज मैंने करवाई है, फिर भी अगर आप कहो कि सर नहीं ये मुझे नहीं आता, तो गलत बात है। तो इट्स रियली रॉन्ग कि हम प्रिपरेशन सही नहीं कर रहे हैं। प्रिपरेशन सही कीजिए और प्रॉपर तरीके से कीजिए। सो इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग फॉर मी। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा सही आंसर दीजिए बेटा, सही आंसर दीजिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
ये क्वेश्चन एक बार रुक जाइए, आगे चलते हैं। अ साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ टू आइसोथर्मल एंड टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज नोन एज, जिस प्रोसेस में दो आइसोथर्मल हो और दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? बेटा देखो, मैं आपको ना एक चीज बताता हूं, आपके पास एक बहुत ही ब्रह्मास्त्र आ रखा है, ठीक है, वो है लेक्चर्स ऑनलाइन। बहुत ही खतरनाक आपके पास हथियार है। देखो, जितनी बार देखना चाहते हो देखो। अब मान लीजिए कि मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स मैंने करवाया है, मान लीजिए 35 घंटे लगाए हैं, तो भाई साहब आप सुबह लगा दीजिए उसको और 12 घंटे लगातार वीडियो देखिए, इधर उधर नहीं देखना। रोटी खानी है तो वहीं मंगा लीजिए, माता मेरी रोटी दे दे, नहीं तो पकड़ लो, चलो इतना तो कर लेंगे, है ना। लेकिन ये नहीं है कि 1 घंटा का मैं तो थक गया, थकना थकना नहीं है, अभी कहां से थके, अभी बुजुर्ग हो क्या? कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है, किस चीज की कमी है? कमी नहीं है ना। तो सामने रखो, ठीक है, और लगातार पढ़ो, लगातार सुनो, कम से कम अगर और कुछ नहीं कर रहे सुनो, और जितनी बार सुन सकते हो सुनो उन चीजों को, और हर बार ये देखोगे आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज ये करें। तो इसका आंसर क्या है? कारनोट। कारनोट इज द राइट आंसर। कारनोट इज द राइट आंसर। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट चलते हैं। इन जेट इंजन फॉर एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ लार्ज पावर फ्यूल इज बर्न्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ, कहता है कि अगर हम जेट इंजन है हमारे पास और हम एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ लार्ज पावर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो फ्यूल जो बर्न कर रहा है, फ्यूल इज बर्न्ड इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर ऑफ वैक्यूम, एटमॉस्फेरिक एयर, कंप्रेस्ड एयर या ऑक्सीजन अलोन। तो हमारे पास जो है फ्यूल किस तरह से बर्न करना चाहिए, ये मतलब समझना बेटा। ये एटमॉस्फेयर ये मतलब नहीं है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटमॉस्फेयर, वो नहीं है। ये एटमॉस्फेयर का मतलब माहौल, किस माहौल में उसको जलाएं, माहौल, ठीक है, किस माहौल में हम उसको जलाएं कि वो हमें एफिशिएंट पावर दे, प्रोडक्शन दे, पावर प्रोडक्शन दो। तो आपको ये भी पता होना चाहिए हम कब जलाते हैं उसे। तो हमारे पास जेट इंजन में अगर बात करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एक कंबस्टन चैम्बर होता है, यहाँ पे कंबस्टन चैम्बर होता है, ठीक है, और ये कंबस्टन चैम्बर से पहले क्या होता है, कंप्रेसर। तो कंप्रेसर किस लिए होता है, ताकि कंप्रेस करके हम इसको दे सकें। तो कंप्रेस्ड एयर के अंदर हमें बर्न करना पड़ेगा, कंप्रेस्ड एयर के अंदर हमें गर्म करना पड़ेगा, इसको जलाना पड़ेगा, इसको जलाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 0.5। हाँ, ये क्वेश्चन का रिप्लाई मुझे लगता है सारे के सारे दें मुझे तो ज्यादा अच्छा है। तो ये मैं आपका वेट कर लूंगा, सिर्फ 1 मिनट के लिए वेट करूंगा। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन, ठीक है, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी जो है वो है 0.5। 0.5 का मतलब 50%, 0.5 है। ओके, इफ द इंजन इज ऑपरेटेड एज रेफ्रिजरेटर, अगर हम उसको एज ए रेफ्रिजरेटर चलाएं, रेफ्रिजरेटर चलाएं, तो हमारे पास उसका रेफ्रिजरेटर चलाएं तो सीओपी कितना होगा, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर आपको बताना है। तो आप जल्दी से क्विक से आप मुझे बता देंगे। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दे रहा हूं, ठीक है। जो राइट आंसर देगा, देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं इसके, इसका राइट आंसर कितने बच्चे दे पाते हैं। लेट्स सी क्या करते हो आप। क्या आ रहा है, 1 बच्चे का आ रहा है, 1। और जल्दी से। 1, शाबाश शाबाश शाबाश। और बाकी भी रिप्लाई करें, जितने बच्चे रिप्लाई कर सकते हैं उतना अच्छा है, जितने रिप्लाई करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। मजा आता है आपके रिप्लाई देख के कि हाँ आप रिप्लाई कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई करें। ओके, तो हमारे पास क्या होता है बेटा, देखिए
जो हमारे पास सीओपी ऑफ हीट पंप जो होता है वो होता है 1/एफिशिएंसी ऑफ इंजन। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ इंजन। तो अगर हम हीट पंप का देखें तो हमारे पास हीट पंप का है 1/एफिशिएंसी क्या है 0.5। तो हमारे पास सीओपी ऑफ हीट पंप आ जाता है, हीट पंप कितना आ जाता है, तो वो हमारे पास आता है 2। लेकिन हमारे पास पूछा किसका है, रेफ्रिजरेटर का। तो हीट पंप का सीओपी क्या होता है, हीट पंप का सीओपी होता है ए सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर +1। तो हम इसका हीट पंप का कितना है 2, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर का कितना हो जाएगा, तो वो आ जाएगा 1। ये दे रहा हूं तो 1 आ जाएगा, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर आ जाएगा, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर आएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ गुड रेफ्रिजरेटर शुड हैव। ठीक है, और हाँ ये क्वेश्चन का रिप्लाई करें बेटा, ये क्वेश्चन का रिप्लाई करें। अ गुड रेफ्रिजरेंट शुड हैव, रेफ्रिजरेंट के पास कौन सी क्वालिटी इसमें से होनी चाहिए, इसमें से कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, जल्दी से क्विक रिप्लाई करेंगे आप सभी। ए, शाबाश, जिन्होंने ए आंसर दिया उनको शाबाशी भाई साहब। तो ए इज द राइट आंसर। हाई लेटेंट हीट होना चाहिए ऑफ वेपराइजेशन एंड लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए, लो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे देखिए हमारे पास द रेट ऑफ हीट एडिशन का रेट एंड रिजेक्शन इन इंडस्ट्रियल हीट पंप। कोई हीट पंप है, हीट के पंप के अंदर हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन हो रही है, और हीट, ये देखिए हीट एडिशन जो हो रही है 750 और रिजेक्शन जो हो रही है वो है 1000 किलोवाट। इफ द हीट पंप ऑपरेट्स बिटवीन 30 डिग्री एंड 15 डिग्री, तो 30 डिग्री और 15 डिग्री के बीच में चल रहा है, द सीओपी ऑफ हीट पंप निकालो, सीओपी ऑफ हीट पंप निकालो। जल्दी से क्विक से आप जल्दी से रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया, क्वेश्चन तो समझ आ चुका है ना ये, तो क्वेश्चन अगर समझ आ गया तो इसका रिप्लाई भी जल्दी से करें, जल्दी से, क्विक क्विक क्विक, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम, जल्दी से रिप्लाई करें इसका। ठीक है, जल्दी से रिप्लाई करें। सीओपी हीट पंप का सीओपी, जल्दी से, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम, जल्दी से जल्दी पढ़ाई करें बेटा। ओके, और बच्चे, एक बात मैंने देख ली है, बच्चे बातें करना चाहते हैं, बच्चे रोना चाहते हैं कि हम हमारा पेपर नहीं क्लियर हो रहा, लेकिन बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। बच्चे जो है लाइव आए, बहुत सारे बच्चे आए, पढ़े उन चीजों को, लेकिन नहीं, हमें तो शोर मचाना है कि सिलेक्शन नहीं हुआ हमारा, या इधर उधर की बातें कि गवर्नमेंट ऐसी है वैसी है। हम पढ़ तो ले, बाद की बाद में देखेंगे, ठीक है, लेकिन पढ़ना हमारा काम है, बाकी चीजें बाद की हैं। ठीक है, सो इसका राइट आंसर देखिए, हमारे पास इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है कि हीट रिजेक्शन कितना हो रहा है। ठीक है, अगर हमें सीओपी का फॉर्मूला पता हो, बस सिंपल सी बात, तो हीट रिजेक्शन कितना हो रहा है, हीट रिजेक्शन माइनस हीट एडिशन कर दो, बस ये फॉर्मूला है। हीट रिजेक्शन है 1000, नीचे कितना है 1000, माइनस हीट एडिशन कितना है 750, बस। तो इसको 1000 डिवाइडेड बाई 250, ये कितना आ गया, 254 आ गया ना, 4। तो इसका बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बाकी किसने रिप्लाई सही दिया, कितनों ने रिप्लाई सही दिया, अब देख लीजिए, क्वेश्चन जो है इतना सिंपल पूछा गया, उसका भी रिप्लाई कितने लोगों ने ठीक दिया, देख लीजिए। ठीक है, रिप्लाई देखिए आप खुद। ओके, तो रिप्लाई आपके देखने से मजा आता है कि हाँ कितने आपके सही हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट चलिए बेटा, नेक्स्ट चलिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या है। ओके, ये हो चुका है। आगे, रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल हैज सीओपी ऑफ 4। तो एक क्या कहता है कि रेफ्रिजरेटर जो है वो रिवर्स कार्नोट साइकिल पे चल रहा है और उसका सीओपी 4 है। इफ इट वर्क्स एज हीट पंप एंड कंज्यूम 1 किलोवाट, द हीटिंग इफेक्ट विल बी। तो हमारे पास क्या आता है कि अगर रेफ्रिजरेटर की तरह वर्क करता है तो उसका सीओपी 4 है, लेकिन अगर उसको हीट पंप की तरह चलाते हैं तो वो कंज्यूम करता है 1 किलोवाट,
तब बताओ हीटिंग इफेक्ट कितना होगा, जल्दी से क्विक से बता दें इसका। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जल्दी से बताएं इसका, जल्दी से, क्विक 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 क्विक। आता है बेटा या नहीं आता? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये मेरे सामने अगर बैठे हो तो सीधी सी बात है, आपकी शक्ल देख के पता लग जाएगा आपको आता है या नहीं आता। यहाँ पे शक्ल दिख नहीं रही है, ठीक है, आपकी शक्ल नहीं दिख रही तो हमें नहीं पता लग रहा आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। आप कॉपी पेन चला भी रहे हैं या नहीं चला रहे, आप अपना दिमाग चला भी रहे हैं या नहीं। तो यहाँ से बोलते रहे तो आप अगर मजा नहीं आएगा अगर आप सही नहीं करोगे तो हमारे पास देखो सीओपी, देखो पहले बात तो सीओपी बात करो तो हमारे पास सीओपी ऑफ हीट पंप वो कितना होता है, वन सीओपी ऑफ किसका, रेफ्रिजरेटर का, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर +1 ये होता है हमारे पास। तो हमारे पास रेफ्रिजरेटर का सीओपी है 4 और ये +1 और ये सीओपी ऑफ हीट पंप आ जाएगा। हीट पंप का कितना आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया। अब लेकिन सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारे पास क्या है, हीटिंग इफेक्ट कितना हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट कितना हो रहा है ये हमें पता होना चाहिए। हीटिंग इफेक्ट अपॉन कर दे कि वर्क कितना कर रहे हो आप, वर्क, ठीक है, इन वर्क, इन मतलब कितना इनपुट दे रहे हो आप। तो हमारे पास हीटिंग इफेक्ट नहीं पता, हमें हीटिंग इफेक्ट ही तो निकालना है। क्योंकि देखिए हमारे पास जब आप बात करोगे रेफ्रिजरेटर की, ये किसकी बात कर रहे हैं, हीट पंप की, ये किसकी बात कर रहे हैं, हीट पंप की। तो रेफ्रिजरेटर की बात करें तो रेफ्रिजरेटर के केस में हम क्या करते हैं, कूलिंग करना चाहते हैं तो हम उसमें क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देते हैं। इसमें हीटिंग इफेक्ट देखना है, इसमें हीटिंग इफेक्ट। वर्क इन देखें तो देखिए कंज्यूम कितना कर रहा है, 1 किलोवाट, तो ये 1 किलोवाट। तो ये इधर ले जाइए बेटा, ये सीओपी कितना है, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट कितना आ जाएगा, हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा 5 किलोवाट। तो किसी का आया आंसर, किसी का आया आंसर, सबका अगर सही आया तो बहुत अच्छी बात है। ये कभी 4 कभी 5, शाबाश, ठीक है। तो सही आंसर दीजिए बेटा, मजाक बंद कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, जिंदगी मजाक बन जाती है बाद में देखते हैं जब, ठीक है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ बेटा, आज भी आपके पास ऑप्शन है, खुद की बेइज्जती कर लो, खुद के थप्पड़ मार लो, या लोगों से बेइज्जती करवाओ, लोगों से थप्पड़ मरवाओ। तो अपने आप को समझाओ, ठीक है, अपने आप को जितना समझा सकते हो कि बेटा पढ़ना तो तुझे पड़ेगा ही, रातों की नींद कम करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आज दुख है लेकिन कल सुख भी मिलेगा। आज अगर वो चीजें नहीं है जिसके लिए हम तरस रहे हैं, जो चीजें हमारे पास नहीं है उसके लिए हम तरसते हैं, लोगों की तरफ देखते हैं, ठीक है। तो 90% तो ऐसे ही है बच्चे मेरे साथ, ठीक है, जो जिनको तरसना पड़ता है लोगों को देख देख के, एसी वाले जो एसी वाली कार है ना, अच्छी सी बाइक, अच्छा सा घर, ठीक है, बड़ा सा घर, घर तो चलो अच्छे होते सारे, लेकिन लोगों के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि बड़ा सा घर हो, ये हो वो सब कुछ चाहिए। तो आज थोड़ा सा पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे तो मुश्किल में आ जाओगे। चलो आ जाइए आगे, ठीक है। द सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ यूजिंग अमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट इज इट्स, तो अमोनिया की क्या खासियत है जिसके कारण एज ए रेफ्रिजरेंट इसको यूज किया जाता है। ये मैंने आपको आरएसी के लेक्चर में पूरा कंप्लीट समझाया था, आरएसी के लेक्चर में कंप्लीट समझाया था आपको कि ये क्यों यूज करना है। तो आप थोड़ा सा बताएंगे बेटा, बताएंगे तो इसका क्या होता है, राइट आंसर क्या होगा। अभी क्वेश्चन काफी पड़े लेकिन टाइम चलो कम करेंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं कर रहे क्वेश्चन। एक ना एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है कि उसके बाद नहीं, दिल में हमारा भी दिल नहीं करता और ज्यादा कराने का, और बच्चों का भी दिल नहीं करता कि करते रहो। चलो, अमोनिया जो है एज ए रेफ्रिजरेंट इसलिए यूज किया जाता है बेटा क्योंकि एक ही रीजन है उसका, हाई लेटेंट हीट। लेटेंट हीट बहुत ज्यादा उसमें होती है, ठीक है, लेटेंट हीट बहुत ज्यादा होती है। अगर आपने आरएसी का पहला लेक्चर मेरा लगाया था तो आपको पता होना चाहिए, उसमें मैंने आपको बताया था अमोनिया लेकिन खतरनाक है। देखो खतरनाक है, वो जहरीला है,
वो लोगों को खराब कर सकता है, स्किन के लिए खराब हो सकता है, लोगों को जान भी ले सकता है, लेकिन फिर भी हम इसको यूज करते हैं क्योंकि इसकी लेटेंट हीट की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो एक बार बताओ कितनी होती है, अगर आपको याद है तो एक बार जरूर बताओ। ठीक है, कितनी होती है इसकी। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज अटेन्ड व्हेन, कहता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के में क्या बोलते हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर कब अटेन होता है। वॉल्यूम ऑफ द गैस इज जीरो, प्रेशर ऑफ गैस इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज जीरो, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज जीरो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। कहता है कि हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम पढ़ते हैं तो हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर कब अटेन होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन, 0 केल्विन। तो हमारे पास कब अटेन होता है। जल्दी से कोई इसका आंसर दे बेटा, आंसर दें जल्दी से जल्दी, शाबाश, जल्दी से जल्दी आंसर दें इसका। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज जीरो। जब काइनेटिक एनर्जी किसी मॉलिक्यूल्स की जीरो हो जाती है, वो चलना ही बंद कर देते हैं, हिलना ही बंद कर देते हैं। देखिए कोई भी मॉलिक्यूल, आप बॉडी कोई रुकी हुई है, मैं कहूं कि बॉडी तो रुकी हुई है लेकिन अंदर मॉलिक्यूल उसके हिल रहे हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, हल्का हल्का वाइब्रेट करते रहेंगे। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वो ज्यादा वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन जैसे टेम्परेचर कम होगा वाइब्रेशन कम होती जाएगी, होती 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 वो धीरे धीरे 0 केल्विन पे अपनी काइनेटिक एनर्जी जीरो कर देते हैं, सीज कर जाते हैं, हिलना बंद कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती मॉलिक्यूल्स की वो जीरो हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर सी होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये हो गया। इसके बाद विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कार्नोट साइकिल, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कार्नोट साइकिल के दौरान। देखिए इट इज यूज्ड एज अल्टरनेट स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन ऑफ ऑल हीट इंजन। तो हम क्या एक स्टैंडर्ड की तरह इसको लेके चलते हैं। ऑल द हीट इंजन आर बेस्ड ऑन कार्नोट साइकिल, सारे हीट इंजन कार्नोट पे बेस हैं। इट प्रोवाइड कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमाइजिंग वर्क आउटपुट बिटवीन द टू टेम्परेचर लिमिट, तो हम ज्यादा से ज्यादा वर्क आउटपुट ले सकते हैं, या ये सारे ही गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है कि हमारे पास ऑल द हीट इंजन आर बेस्ड ऑन कार्नोट साइकिल। ये बात सही नहीं है बेटा, हर कोई जो इंजन हीट इंजन है वो कार्नोट के ऊपर बेस नहीं है। तो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, ये सही नहीं है। हाँ ये सही है कि हम एज ए स्टैंडर्ड मान के चलते हैं कार्नोट को, बाकी उसके साथ कंपैरिजन करते हैं और मैक्सिमाइजिंग वर्क आउटपुट करते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिले, उसके लिए हम कार्नोट साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए कार्नोट साइकिल का इस्तेमाल हम करते हैं। ओके, द कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डील विद द कन्वर्जन ऑफ, कैल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट जो है सेकंड लॉ की, वो किस लिए है। हीट इंटू वर्क, वर्क इंटू हीट, मास या वॉल्यूम। तो इसका राइट आंसर क्या है। देखिए हमारे पास इस दोनों में हमारे पास हो जाता है कि ये दोनों नहीं है, तो ये दोनों नहीं है बेटा, सिर्फ हीट इंटू वर्क है, हीट इंटू वर्क है, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कैल्विन प्लैंक की स्टेटमेंट है, कैल्विन प्लैंक की ये स्टेटमेंट है। तो ये इसका राइट आंसर ए होगा, ए इज द राइट आंसर। The gas in the cooling chamber of closed cycle gas turbine is cooled at, तो गैस जो कूलिंग चैम्बर में हमारे पास है, तो क्लोज साइकिल गैस टरबाइन में कूल किस पे किया जाता है। तो ये बताइए कूलिंग चैम्बर होगा, ठीक है, तो ये किस पे किया जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन है, और एक है हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, या नन ऑफ दिस। तो इसमें कैसे किया जाता है, ठीक है, तो इसमें किया जाता है बेटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताए बेटा। रिप्लाई थोड़ा जल्दी करा कर बेटा, रिप्लाई थोड़ा जल्दी करेगा। एनीवन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है इसका कांस्टेंट प्रेशर। इसका राइट आंसर क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। हो गया बेटा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, अगर अच्छे लगे तो बहुत अच्छी बात है बेटा। कांस्टेंट प्रेशर पे हम करते हैं। चले बेटा बस
खत्म। देखो दोनों ही बेटा, दोनों हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पे क्लोज साइकिल है तो कांस्टेंट वॉल्यूम होगा ना सर। कौन सा? क्लोज्ड साइकिल। कांस्टेंट प्रेशर है बेटा, कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा, कल मिलते हैं।